दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी आप जैसा कोई को, जिसकी डिमांड आपने की थी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को जिसका नाम श्री है, उसे रेखा नाम की लड़की को प्रपोज करते हुए देखते हैं। इस पर रेखा साफ मना कर देती है कि मुझे तुम पसंद ही नहीं हो। तब श्री भी कहता है कि तुम कौन सा हूर की परी हो, एवरेज लड़की हो, इसलिए मैंने प्रपोज कर दिया था। जो सुनकर रेखा श्री को श्राप देती है कि तुम्हें आगे कभी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी और तुम हमेशा वर्जन ही रहोगे। ये सुनकर श्री उदास हो जाता है। इसके बाद हमें कई सालों बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ श्री अब 42 साल का हो गया है और उसकी अभी तक शादी नहीं हुई। श्री अपने घर में अकेला रहता है और बस अकेला ही अपनी जिंदगी काट रहा होता है। फिर श्री अपने बड़े भाई के पास आता है और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि श्री के भैया रियल एस्टेट कंपनी चलाते हैं और वो थोड़े खड़ूस टाइप के आदमी हैं, इसलिए वो श्री को सिंगल होने का ताना भी मारते हैं कि कब तक ऐसे ही जीवन अकेला बिताता रहेगा। जो सुनकर श्री चुपचाप चला जाता है। फिर रास्ते में श्री पर उसकी भाभी का कॉल आता है जो उसे अपने अचार के जार के बारे में पूछ रही थी। असल में भाभी को खाना बनाने का काफी शौक था, पर उन्हें ये सब बाहर करने की आजादी नहीं थी, इसलिए वो घर में अचार वगैरह बनाती रहती हैं और श्री उन्हें अपनी माँ की तरह मानता है। इसके बाद श्री अपने स्कूल आता है और वो यहाँ संस्कृत का टीचर था और यहाँ राकेश नाम का बच्चा उसका काफी मजाक बनाता है और ये लोग भी श्री के वर्जन होने का ही मजाक बना रहे थे, पर श्री बेचारा ज्यादा कुछ कहता नहीं। खैर इसके बाद श्री अपने दोस्त दीपक से मिलने जाता है और यहाँ ये दोनों श्री की शादी की ही बात करने लगते हैं। तब हमें पता चलता है कि श्री अब तक जितनी भी लड़कियों से मिला है उन्होंने या तो श्री को उसके लुक्स के लिए मना कर दिया या फिर उसकी इनोसेंस के कारण, क्योंकि श्री काफी शर्मीला था और आज तक श्री कभी गर्लफ्रेंड भी नहीं बना पाया। फिर यहाँ दीपक बताता है कि मार्केट में एक नया ऐप आया है जिसमें तुम बिना अपनी पहचान रिवील करे किसी भी लेडी से गंदी गंदी बातें कर सकते हो और कोई तुम्हें जज भी नहीं करेगा। ये सुनकर श्री पहले तो मना करता है, लेकिन फिर वो ऐप इंस्टॉल कर लेता है, जिसके बाद वो घर आकर उसी ऐप पर आईडी बनाकर कॉल लगाता है। तब यहाँ पहला कॉल एक लड़की उठाती है तो श्री उससे बड़ी तहजीब से बात करता है और अपना पूरा नाम भी उसे बता देता है। तब वो लड़की भी श्री से अच्छे से बात करती है, पर जैसा कि दीपक ने बताया था कि उस ऐप पर सारी लेडीज गंदी बातें करने ही आती हैं, तो वो लड़की भी श्री से गंदी गंदी बातें करने लगती है। ये सुनकर श्री को पहले अजीब लगता है, फिर उसे मजा आने लगता है। इसी तरह से श्री अगले दिन भी कॉल लगाकर उस ऐप पर अननोन लेडी से बात करने लगता है और अब उसे वो ऐप चलाने में मजा आ रहा था। ऐसे ही करते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर हम श्री के भैया भानु और भाभी कुसुम को साथ में देखते हैं और कुसुम जैसे ही भानु के करीब आने की कोशिश करती है तो भानु उसे रोक देता है, जैसे वो उससे बोर हो गया हो। ये बात कुसुम को अच्छी नहीं लगती। फिर बातों बातों में कुसुम भानु से अपना क्लाउड किचन खोलने की परमिशन मांगती है तो भानु उसके लिए भी मना कर देता है, जिससे कुसुम उदास हो जाती है। फिर एक दिन जब कुसुम अकेले बैठी होती है तभी उसके पास जॉय नाम का पड़ोसी आता है जो उसके अचार की खूब तारीफ करता है। इससे कुसुम काफी खुश होती है। वही जॉय कुसुम से श्री की भी बात करता है, क्योंकि जॉय की भांजी सिंगल थी और वो श्री से उसकी बात चलाने आया था। जिसके बाद कुसुम ये बात सीधा श्री से बताती है और वो उसकी मीटिंग जॉय की भांजी से फिक्स करा देती है। यहाँ श्री पहले तो मना करता है कि पक्का कोई अजीब सी ही दिखने वाली लड़की मिल रही होगी मेरे लिए, लेकिन कुसुम कहती है कि एक बार मिल ले बस। जिसके बाद श्री उस लड़की से एक रेस्टोरेंट में मिलने जाता है और यहाँ जैसे वो लड़की आती है तो श्री उसे देखता ही रह जाता है। लड़के का नाम था मधु और वो आते ही कहती है कि चलो चाय पीते हैं ना, यहाँ वैसे भी चाय नहीं मिलती। तब श्री भी चल देता है क्योंकि उसे चाय बहुत पसंद थी और ये दोनों चाय पीते पीते खूब बातें करते हैं। इससे श्री को भी अच्छा लगता है। हालांकि उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी सुंदर लड़की अभी तक सिंगल है और वो उससे मिलने भी आई है। फिर ये बात जाकर श्री दीपक को बताता है और कहता है कि यार मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो दीपक कहता है कि ऐसा है तो हम उसके घर जाकर सब कुछ पता कर लेते हैं। इसलिए अगले दिन ही दीपक श्री के स्टूडेंट राकेश और श्री को लेकर कोलकाता पहुँच जाता है जहाँ की मधु रहने वाली थी और राकेश को ये लोग मधु का स्टूडेंट बताकर उसके घर भेज देते हैं। असल में मधु फ्रेंच लैंग्वेज की टीचर थी, इसलिए वहाँ जाकर राकेश उनसे मधु के बारे में पूछने लगता है
कि मधु का नेचर वगैरह कैसा है। फिर इसी दौरान राकेश को नमित नाम के लड़के के बारे में भी पता चलता है, यानी नमित और मधु का कभी कुछ कनेक्शन रहा होगा। जो बात जानकर तो श्री उदास हो जाता है। फिर जब श्री और मधु दोबारा मिलते हैं तो श्री डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये बताओ कि ये नमित से तुम्हारा क्या चक्कर है। जो सुनकर पहले तो मधु चौंक जाती है कि इसे ये सब कैसे पता चला। फिर वो बताते हैं कि नमित 5 साल पहले मेरा बॉयफ्रेंड था और हम दोनों एक बार जब इंटीमेट होने ही वाले थे तो नमित ने बहुत ही टुच्चा सवाल पूछा कि मैं वर्जिन हूँ या नहीं, इसलिए मैंने तुरंत उससे ब्रेकअप कर लिया था और मैं ऐसे आदमी का चेहरा भी देखना नहीं चाहती। ये सुनकर श्री चौंक जाता है कि इस सवाल में गलत था ही क्या, पर वो हिम्मत ही नहीं कर पाता मधु से इस बारे में पूछने के लिए। और मधु तो यहाँ तक कह देती है कि आजकल 16 साल के बाद वर्जिन रहता ही कौन है। जो सुनकर तो श्री और चौंक जाता है, पर मधु गुस्सा न हो जाए इसलिए वो चुप ही रहता है। हालांकि वो तो खुद भी वर्जिन ही था, ये वो बता नहीं पाता। इसके बाद भी श्री और मधु रोजाना मिलने लगते हैं और कहीं न कहीं श्री ने भी सोच लिया था कि वो मधु को ज्यादा जज नहीं करेगा क्योंकि वो उसे पसंद आ गई थी। इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ खूब एंजॉय करते हैं। फिर एक दिन जब श्री अपने भैया के घर पर होता है तो भानु की लड़की निशा कहती है कि मुझे एक ऑफर आया है कंपनी का जिसमें 1 साल की ट्रेनिंग मुझे मिल रही है और फिर मैं अपने करियर में और भी अच्छा कर सकती हूँ। ये सुनकर भानु कहता है कि करियर वगैरह तो ठीक है, लेकिन थोड़ा घर का काम वगैरह भी सीख लो, ससुराल जाओगी तो क्या काम करोगी। ये सुनकर निशा उदास हो जाती है और हम समझ पाते हैं कि भानु की सोच आज भी छोटी है, जहाँ वो महिलाओं को घर के काम काज में ही देखना चाहता है। हालांकि ये बात श्री को अच्छी नहीं लगती। इसके बाद श्री और मधु की फैमिली आपस में मिलते हैं और ये लोग इन दोनों की शादी तय करने आए थे। यहाँ दोनों ही परिवार एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं और वहीं श्री और मधु एक रूम में बात करने आए थे। तब बातों बातों में ये दोनों करीब आने लगते हैं और जैसे ये किस करने वाले थे तब यहाँ चाय लेकर कुसुम आ जाती है और ये दोनों कुछ कर नहीं पाते। इसके बाद इन दोनों की शादी तय हो जाती है और दोनों के परिवार काफी खुश थे। फिर इनकी सगाई का दिन आता है और ये लोग खूब एंजॉय करते हैं। तभी अकेले में मधु श्री के पास अजीब तरह से मौन करने लगती है, जो सुनकर श्री को एकदम से याद आता है कि इस तरह से तो उस ऐप पर एक लड़की पहली बार मेरा नाम ले रही थी जिसे मैंने अपना नाम बताया था, यानी वो मधु ही थी जो उस ऐप पर बात कर रही थी। फिर जब श्री घर आता है तो उसका यही सोच कर दिमाग खराब हो रहा था कि मधु उस ऐप पर क्या कर रही थी। ना जाने उसने कितने आदमियों के साथ गंदी बातें की होंगी। यहाँ तक कि वो मधु के कैरेक्टर के बारे में भी सोचने लगता है कि मैंने गलत लड़की को हाँ तो नहीं कह दिया। फिर ये बात वो जाकर दीपक को भी बताता है तो दीपक भी टेंशन में आ जाता है कि भाई उस ऐप पर ना जाने कैसी कैसी लड़कियां आती होंगी, तू एक बार और सोच ले। यही सब सोच कर श्री का दिमाग खराब हो जाता है और वो मधु का कॉल भी नहीं उठा रहा था। फिर मधु सीधा श्री का पता कर उससे मिलने पहुंच जाती है, जो दूसरे शहर जा रहा था कुछ दिनों के लिए, और वो आकर पूछते कि बताओ तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे। तब श्री गुस्से में कहता है कि तुम उस ऐप पर क्या कर रही थी। जो सुनकर मधु कहती है कि जैसे तुम टाइम पास करने आए थे तो मैं भी उस ऐप पर टाइम पास करने आई थी, इसलिए तो मैंने सगाई के बाद ही तुम्हें हिंट देकर बता दिया था कि मैं वही लड़की हूँ। साथ ही मधु कहते कि जब तुमने ऐप पर मुझे अपना नाम बताया और तुमने मुझसे काफी अच्छे तरीके से बात करी तो मुझे लगा कि तुम दिल के काफी अच्छे हो, इसलिए मैंने तुम्हारी सोशल मीडिया प्रोफाइल निकाली और तुम्हारा नाम सबसे अलग था, इसलिए एक ही प्रोफाइल थी उस नाम की, और पता करने पर मालूम पड़ा कि तुम जॉय मामा के पड़ोसी के भाई हो, इसलिए मैंने रिश्ता भिजवा दिया। ये सब सुनकर श्री थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लेकिन फिर उसके दिमाग में अभी भी वही सब चल रहा था कि मधु के ना जाने कितने चक्कर रहे होंगे, इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं बिता सकता। ये कहकर वो मधु से अपनी सगाई तोड़ देता है और उसकी अंगूठी लौटा कर चला जाता है। तब मधु भी देखती रह जाती है। फिर जब श्री घर आता है तो यहाँ शादी की तैयारी चल रही थी, तो वो सबको मधु का सच बता देता है कि वो एक गंदे ऐप पर बात करती थी। जो सुनकर भानु भी कहता है कि तूने शादी तोड़कर सही किया, और वो गुस्से में उस फैमिली से बात करने के लिए जाने लगता है। यहाँ तक कि रास्ते में भानु मधु की फैमिली की बुराई भी करता है कि वहाँ की औरतों के सामने आदमी तो झुक कर रहते हैं, तो वहाँ की लड़की तो ऐसा ही करेगी, जो बात कुसुम को अच्छी नहीं लगती। वहीं मधु ने अभी अपनी फैमिली को सच बता दिया था, लेकिन मधु की फैमिली इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करती। उनका कहना था कि इंसान अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकता है। अब इसके बाद जैसे दोनों फैमिली आमने सामने आती हैं, तो यहाँ भानु उन पर भड़कने लगता है। तब मधु की फैमिली भी जवाब देती है और एक तरह से रिश्ता पूरा ही खत्म हो गया था। जिसके बाद भानु श्री की कुंडली पंडित को दिखाता है ताकि उसके लिए अच्छी लड़की मिल सके, और कुंडली के दोष मिटाने के लिए ये लोग श्री की शादी एक पौधे से
करा देते हैं। हालांकि इस दौरान श्री को मधु की याद आ रही थी, वहीं मधु भी श्री को याद करके काफी उदास थी, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे को चाहने लगे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन मधु के मौसा पर वेन्यू वाले का फोन आता है, जो पूरा पैसा मांग रहा था, क्योंकि भानु ने शादी के वेन्यू के पैसे देने से मना कर दिया था। ये सुनकर मधु अपने मामा जॉय को छेड़ने लगती है कि आप ही कोई लड़की ले आओ, हम शादी आपकी करवा देंगे, जिस पर जॉय शर्मा जाता है। इधर निशा अपने पापा से बताती है कि मुझे अगले हफ्ते कोलकाता निकलना है अपने काम के लिए। तब उसके पापा कहते हैं कि ठीक है, जो मर्जी वो करो, तुम मेरी कौन सा सुनने वाली हो। जिस पर कुसुम भी कहते कि मैं इसके साथ चली जाऊंगी ना, और मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। तब भानु भी कुछ बोल नहीं पाता। फिर जब कुसुम और निशा कोलकाता जा रहे होते हैं तो कुसुम श्री से कहती है कि तू भी हमारे साथ चल, तुझे अच्छा लगेगा। लेकिन श्री कहता है कि उस शहर में मधु रहती है और मैं उसे भूल चुका हूँ, इसलिए मैं यहीं खुश हूँ। जो देखकर निशा श्री के साथ ट्रेन के बाहर आती है और उसे कहते कि चाचा आप झूठ क्यों कह रहे हैं कि आप मधु को भूल चुके हैं, ये झूठ बोलना आप बंद कीजिए। ये सब कहकर निशा चली जाती है और श्री भी उदास हो जाता है, जिसके बाद वो दीपक के सामने खूब रोता है कि मैं मधु को भूल नहीं पा रहा। इस पर दीपक कहता है कि थोड़ा अपने आप को समय दे, सब ठीक हो जाएगा। पर अगले ही पल श्री तो सीधा मधु से मिलने उसके स्कूल पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि मधु अकेली है, और जैसे वो उससे अपने दिल की बात बताने जा रहा होता है, उसी समय वहां नमित आ जाता है, वही मधु का एक्स, और वो यहाँ आकर मधु से अपने किए की माफी मांगता है। और फिर ये दोनों बाहर रेस्टोरेंट में बात करने आ जाते हैं। तब पीछे पीछे श्री भी जाता है। फिर जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो सीधा मधु के सामने आ जाता है और उससे बात करने लगता है। फिर वो नमित को वहाँ से हटाकर मधु से कहता है कि देखो, तुमसे जो गलती हुई उसे मैं माफ कर दूंगा, लेकिन आगे से मेरे अकॉर्डिंग ही तुम्हें चलना होगा। ये सुनकर मधु कहते कि तुम होते कौन हो जो मुझे परमिशन दोगे, और जब दो लोग प्यार करते हैं तो कोई किसी को बांधता नहीं है, लेकिन तुम तो अभी से मुझे बांधने की कोशिश कर रहे हो। ये सब कहकर मधु चली जाती है और श्री देखता रह जाता है, क्योंकि वो तो अभी भी अपने ईगो में था। तभी उस पर भानु का कॉल आता है कि हम कोलकाता आए थे एक प्रॉपर्टी देखने के लिए, और तुम्हारी शादी के वेन्यू का पैसा भी भरना था, इसलिए श्री उसे टैक्सी में लेने जाता है। और जब ये लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि कुसुम तो जॉय के साथ कहीं घूम रही है। ये देखकर तो भानु के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कुसुम तो निशा का ख्याल रखने के बहाने यहाँ आई थी। फिर यहाँ से भानु सीधा उसी वेन्यू पर आता है जहाँ मधु की फैमिली पहले से मौजूद थी। तभी वहाँ कुसुम और जॉय भी आते हैं। तब यहाँ भानु कुसुम से पूछता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। तो कुसुम कहते कि मैं ये सब करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन आपने शादी के बाद मुझे प्यार से कभी देखा ही नहीं और न ही मेरी कभी इज्जत करी। मुझे तो बस एक नौकर की तरह घर में रख दिया, और बात बात पर मुझे कभी गाए तो कभी कुछ कहते रहते थे, पर मैंने अगर तुम्हें एक बार भी कुछ कहा तो आपको ठेस पहुंच जाती थी। इस पर भानु कहता है कि तुम मुझे छोड़ रही हो क्या। तो कुसुम कहते कि मैं आपके पास थी ही कब, आपको तो बस दवाई और खाना टाइम पर मिल जाए बस, बाकी आपको किसी से मतलब नहीं है। और जब श्री की शादी के दौरान मैं जॉय से मिली तो मुझे लगा कि इज्जत और प्यार क्या होता है, जो जॉय मुझे देता था। ये सब सुनकर भानु कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है, मुझसे माफी मांग लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जो सुनकर तो श्री बोल पड़ता है कि भाभी माफी क्यों मांगेंगी, उन्होंने प्यार किया है तो उनकी मर्जी, जो उन्हें ठीक लगे करने दो, और मैं भाभी के साथ हूँ। ये सब कहकर वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और भानु अपने घमंड के मारे कुछ बोल नहीं पाता। फिर जब ये लोग घर आते हैं तो पता चलता है कि मधु की दादी की तबीयत बहुत खराब है और उनका फेवरेट फेस्टिवल आने वाला है, जिसमें माता की पूजा बड़ी धूमधाम से होती है, पर शायद इस बार दादी वो पूजा ना देख पाए। तब यहाँ खड़ा श्री जॉय से कहता है कि हम दादी के लिए पूजा अभी भी कर सकते हैं, जिससे उन्हें अच्छा लगेगा। इसलिए ये लोग पूजा की तैयारी करने लगते हैं और ये सब मधु देख रही थी, पर वो श्री से आकर एक बार भी बात नहीं करती। हालांकि श्री तो ये सब मधु के लिए ही कर रहा था। फिर जैसे तैसे श्री और जॉय ये सारी तैयारी कर लेते हैं और माता की पूजा देखकर मधु की दादी भी खुश हो जाती हैं। उसी दौरान वहाँ नमित भी मधु की फैमिली से आकर मिलता है और श्री को लगता है कि शायद मधु नमित की हो जाएगी, इसलिए वो उदास हो जाता है। खैर, अब ये लोग माता की पूजा करने के बाद उन्हें विसर्जित करने जाते हैं और तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। तब यहाँ मधु को रोक कर श्री कहता है कि आज मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे लगता था कि मैं अपने भानु भैया जैसा नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी सोच भी वैसी ही थी। जो मैं तुम्हें जज कर लेता था और सोचता था कि मेरी परमिशन से तुम चलोगी, लेकिन ऐसा नहीं है। और एक बात बताऊं, मैं अभी भी वर्जन हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें जज कर लिया था, पर अब मैं वादा करता हूँ कि मैं खुद को बदलूंगा और तुम मुझे सब सिखाना। जिस पर मधु भी कहते कि हम दोनों ही बराबर हैं। ये सुनकर श्री कहता है कि वो नमित का क्या होगा।
तो मधु कहते कि उससे मुझे क्या, मैंने तो बस उसे माफ किया था, उसके आगे कुछ नहीं। और ये दोनों फिर एक हो जाते हैं और ये सब पूरी फैमिली देखकर खुश होती है। वहीं हम समझ पाते हैं कि कुसुम भी अब भानु को डिवोर्स देकर जो ऐसे शादी कर लेगी। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना। और अगर मैं आपको छोटा सा रिव्यू दूं तो मूवी की स्टार्टिंग बहुत ही अच्छे नोट से हुई थी और मूवी काफी बेहतरीन भी लगी। लेकिन मूवी में ये एंगल कि एक लेडी अपने हस्बैंड को चीट करे, ये मुझे पसंद नहीं आया। हाँ, इसकी जगह ये हो सकता था कि ये लेडी अपने लिए स्टैंड लेती और डाइवोर्स लेकर कुछ करके दिखाती, लेकिन ये चीटिंग वाला एंगल सही नहीं लगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में बताना। और इसके अलावा आप मालिक मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट में मालिक लिख देना, हम ले आएंगे। और अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।